अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उससे पहले उसने एक हेडिंग डाली है जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे उसने वर्ड मेंशन किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपके इस चैप्टर का एक टॉपिक भी है जो कि हम कुछ लेक्चर्स के बाद डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा एटम है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ना मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए गए थे कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा माना जाता है मॉडल वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ने एक्सप्लेन किया था कि एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अंदर शेल्स के अंदर अरेंज होते हैं। इसलिए उसने यहाँ पे मेंशन भी किया है द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदा थ्योरी है ना कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में किस तरह से अरेंज होते हैं, उसका आगाज़ बोहर ने किया था। उसने हमें डिटेल से प्रोवाइड किया था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स शेल की फॉर्म में अरेंज होते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में बोहर का मॉडल दिखाया गया है। सेंटर में आपका न्यूक्लियस मौजूद है और उसके गिर्द मुख्तलिफ कलर्स के अंदर आपको शेल दिखाए गए हैं। तो जो शेल पहला है वो न्यूक्लियस के पास है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो शेल का नंबर बढ़ता जाएगा। तो इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना एटम के अरेंज होते हैं। एविडेंस फॉर दिस एंड लेटर मॉडल्स ऑफ द एटम्स डिराइव प्रिंसिपली फ्रॉम द टू सोर्सेज एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड द आयनाइजेशन एनर्जी। मज़ीद वो ये कह रहा है कि जो मॉडल्स बनाए गए थे ना, जैसे बोहर का एक मॉडल है, इसकी बुनियाद दो चीज़ों पर थी। वो क्या थी? एक है स्पेक्ट्रा जो हमने आज डिस्कस करना है, और दूसरी बुनियाद थी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी कि किसी अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। उस एनर्जी का नाम था आयनाइजेशन एनर्जी। तो दो चीज़ों पर बुनियाद है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जो वर्ड है ना स्पेक्ट्रम, पहले हम इसको समझते हैं। स्पेक्ट्रम से मुराद है किसी भी लाइट का या किसी भी रेडिएशन का एक पैटर्न। जैसे हमारे पास विजिबल लाइट होती है जो हमें दिखती है, उसमें मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, ग्रीन, रेड, येलो। उनको हम एक पैटर्न के साथ शो करेंगे तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हमें एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है, और ये विजिबल लाइट है जो कि हमें नज़र आ रही है, इसलिए स्पेक्ट्रम का नाम क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रम। इसमें सारे कलर्स शो किए गए हैं जो कि रेड से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट कहाँ पे हो रहे हैं? पर्पल पे। तो ये हमें विजिबल लाइट का एक स्पेक्ट्रम मिल गया। हर लाइट की ना एक वेवलेंथ भी होती है, तो साथ में हम वेवलेंथ ही मेंशन करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये 700 नैनोमीटर है, फिर ये 600 नैनोमीटर है, फिर 500 है, फिर 400 है। तो हर लाइट की एक प्रॉपर वेवलेंथ होती है। तो जब हम इसको एक पैटर्न के ज़रिए लिखते हैं उसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम का। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होगा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होगा? जब कोई एटम लाइट को एब्जॉर्ब करे या लाइट को एमिट करे तो उसको हम नाम दे देंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। यानी जब एटम लाइट को जज़ब कर ले या वो लाइट को रिलीज़ कर दे तो वो स्पेक्ट्रा जब हमें मिल जाएगा उसको हम नाम दे देंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा की ना दो टाइप्स होती हैं। एक है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा, यानी जो लाइट एटम रिलीज़ कर रहा है, एमिट कर रहा है, उसका एक स्पेक्ट्रम बनेगा, उसको नाम दे देंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। और दूसरी टाइप है इसकी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी वो लाइट जो कि कोई एटम एब्जॉर्ब कर रहा है उसका जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम नाम दे देंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जो स्पेक्ट्रा है ये प्लूरल वर्ड है और जो स्पेक्ट्रम है वो सिंगल वर्ड है। हम पहली टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा। यानी जब कोई भी एटम कोई लाइट को रिलीज़ कर रहा है, किसी भी वेवलेंथ की लाइट हो सकती है, तो उसको हम नाम दे देंगे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा का। अब पहले इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। व्हेन एन एलिमेंट इन इट्स गैसियस स्टेट इज़ हीटेड टू हाई टेम्परेचर और सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। कोई भी एलिमेंट है जब वो गैसियस स्टेट में होता है ना, यानी गैस की हालत में होता है, तो उसमें से या तो हम करंट पास करें या उसको हम हाई टेम्परेचर पर हीट करें। रेडिएशन ऑफ सर्टन वेवलेंथ इज़ एमिटेड। तो वो एटम क्या करता है? वो कुछ ख़ास वेवलेंथ की रेडिएशंस को ना एमिट करता है या रिलीज़ करता है। द स्पेक्ट्रम ऑफ द दिस रेडिएशन कंटेन्स कलर्ड लाइन्स एंड इट इज कॉल्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये जो रेडिएशन रिलीज हुई है ना, इनका हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है लाइंस की फॉर्म में, उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा का। तो सिंपली जब हम किसी भी एलिमेंट को हीट करें या उसमें से करंट पास करें ना, तो वो कुछ रेडिएशंस को रिलीज़ करता है।
तो उन रेडिएशंस का हमें एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है। अब उस स्पेक्ट्रम में होता क्या है, उस स्पेक्ट्रम के अंदर हमें मुख्तलिफ कलर्स की लाइंस मिलती हैं। वो लाइंस हमें ये शो करती हैं कि इस एलिमेंट ने इस कलर की लाइंस को या इस कलर की रेडिएशंस को रिलीज़ किया है। अब यहाँ पे उसने हमें एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया है, द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। यानी जब हम हाइड्रोजन को हीट करें या हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करें तो हमें इन कलर्स की रेडिएशंस मिलती हैं। अब इसमें कौन कौन सी हैं, एक पर्पल मिल रही है, एक हमें डार्क ब्लू मिल रही है, एक लाइट ब्लू मिल रही है और एक रेड कलर लाइन मिल रही है। तो ये लाइंस हमें ये बताती हैं कि इस एलिमेंट ने इस कलर की या इस वेवलेंथ की रेडिएशंस को रिलीज़ किया है। दूसरी जो टाइप है वो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम इसको डिफाइन करते हैं, व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज़ पास्ड थ्रू अ गैसियस सैंपल ऑफ एन एलिमेंट इन द कोल्ड स्टेट। कोई भी एलिमेंट है वो गैसियस फॉर्म में है, उसमें से जो हम लाइट को पास करेंगे ना, और वो लाइट कौन सी होनी चाहिए, वाइट लाइट। वाइट लाइट ऐसी लाइट होती है जिसमें सारी रेडिएशन मौजूद होती हैं, जिसमें रेड कलर की भी होगी, ग्रीन भी होगी, पर्पल भी होगी, ब्लू भी होगी। तो वो हर वेवलेंथ की लाइट का एक मिक्सचर होती है। सर्टन वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब, उसमें से कुछ वेवलेंथ को ना वो एलिमेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। द वेवलेंथ ऑफ द वाइट लाइट डेट हैज़ बीन एब्जॉर्ब बाय द एटम्स शो अप एज डार्क लाइंस ऑन द स्पेक्ट्रम। वो रेडिएशंस जो उस एलिमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया ना, वो हमें डार्क लाइंस के अंदर दिखेंगी। द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन इज़ कॉल्ड एन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इस स्पेक्ट्रम को हम नाम दे देंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का। तो सिंपली जब हम किसी एलिमेंट के अंदर से वाइट लाइट को पास करेंगे, उस वाइट लाइट के अंदर मुख्तलिफ कलर्स की रेडिएशन है, तो कुछ रेडिएशंस को वो एलिमेंट ना एब्जॉर्ब कर लेगा। उन रेडिएशन को जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया ना, वो हमें डार्क लाइंस के अंदर दिखेंगी। इस स्पेक्ट्रा को नाम दिया जाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का। अगर आप इस स्पेक्ट्रम को देखें तो ये हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी वो रेडिएशन जिनको हाइड्रोजन ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए, ये उसका हमें स्पेक्ट्रम दिखा रहा है। अगर आप इस पर देखें तो हमें 4 डार्क लाइंस मिल रही हैं, एक ये है, दूसरी ये, तीसरी है और चौथी यहाँ पर मिल रही है। तो ये डार्क लाइंस शो कर रही हैं कि यहाँ पे जो कलर्स थे, यहाँ पे जो रेडिएशन थी ना, उनको हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर आप इन दोनों डायग्राम्स पर गौर करें तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जिस जगह पर हमें कलर्ड लाइन मिल रही थी ना, उसी जगह पर अब हमें डार्क लाइंस ऑब्टेन हो रही हैं। यानी 4 जगहों पे हमें कलर लाइन मिली थी, उनके बिल्कुल नीचे हमें अब डार्क लाइंस भी ऑब्टेन हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन रेडिएशंस को हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब किया था ना, उन्हीं रेडिएशंस को अब हाइड्रोजन ने रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पे उसने यहाँ मेंशन भी किया, द वेवलेंथ ऑफ द डार्क लाइंस इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर एग्जैक्टली द सेम एज दोज ऑफ कलर्ड लाइंस इन द एमिशन स्पेक्ट्रम। कि जो कलर्ड लाइंस थी ना एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, उसी वेवलेंथ की रेडिएशंस को हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब कर लिया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, जिसको उसने डार्क लाइन से शो किया हुआ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि आखिर ये स्पेक्ट्रम हमें मिलता क्यों है, इसकी मेन वजह क्या है। अब वो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हमने बोहर का मॉडल डिस्कस किया है, उसमें हमने देखा था कि सेंटर के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और उस न्यूक्लियस के गिर्द जो है ना वो शेल्स इस तरह से अरेंज होते हैं, और इन शेल्स के अंदर मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना फिल होते हैं। जैसे ये ब्लू कलर में हमारे स्पोर्स इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं यहाँ पे। हम इन शेल्स की यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे ये पहला शेल है, ये दूसरा है और ये तीसरा शेल है। सपोज इनमें से ये इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल में मौजूद है, ये दूसरे शेल के अंदर जाना चाहते हैं, तो इसको एनर्जी कुछ अब्जॉर्ब करना पड़ेगी, क्योंकि जो दूसरा शेल है ना, इसकी एनर्जी पहले शेल से ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को अब्जॉर्ब करके किस शेल में चला जाएगा, दूसरे शेल के अंदर चला जाएगा। अब वो जब इस दूसरे शेल में आ जाएगा ना, सपोज वो यहाँ पे आ गया, इसको हम नाम दे देंगे एक्साइटेड स्टेट का। यानी वो एक्साइट होकर कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने से ऊपर हाई एनर्जी वाले शेल में चला गया। इस स्टेट को हम नाम दे देंगे एक्साइटेड स्टेट का। और वो लाइट या वो एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की थी पहले शेल से दूसरे शेल में आने के लिए, वो हमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर मिल जाएगी। सपोज ये मैंने उसको एक वेवलेंथ दी थी लाइट की, जो कि उसने एब्जॉर्ब की और उसको एनर्जी मिली है। बिल्कुल इसी तरह सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन जो एक थर्ड शेल के अंदर मौजूद है, अब ये दूसरे शेल के अंदर आना चाहता है। अब दूसरे शेल की जो एनर्जी है वो तीसरे से कम है। इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी एनर्जी कुछ लूज़ करनी पड़ेगी ताकि ये तीसरे शेल से दूसरे शेल के अंदर आ जाए। ये क्या करेगा, कुछ ख़ास वेवलेंथ की ना लाइट को एमिट करेगा, यानी रिलीज़ करेगा। तो इससे हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम नाम दे देंगे एमिशन स्पेक्ट्रम का। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की
मूवमेंट की वजह से हमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट उसने डिस्कस किया कि हर एलिमेंट का अपना स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि हर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ तरीके से अरेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी चेंज होती है, इसलिए हर एलिमेंट का अपना एक अलग स्पेक्ट्रम होता है। ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दस अ यूनिक रेंज फिक्स एनर्जी लेवल्स। हर एलिमेंट के अपने इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब डिफरेंट होती है और उनमें जो एनर्जी लेवल्स हैं जिनको हम शेल्स कह रहे हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। It follows that the wavelength and the frequencies of the radiations absorbed or emitted when electron jump from one energy level to another must also be unique। इसका मतलब है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे शेल के अंदर जाना है तो उसको जो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ रही है या एनर्जी रिलीज़ करना पड़ रही है तो वो भी हर एलिमेंट की क्या होगी, डिफरेंट होगी। This uniqueness convinces us to conclude that every element has its own characteristic spectrum। तो इन दोनों बातों से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हर एलिमेंट का अपना एक अलग से स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कोई और होगा, ऑक्सीजन का कोई और होगा, नाइट्रोजन का कोई और होगा। Therefore every element is identified by its own characteristic spectrum। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से हम उसको पहचान सकते हैं कि ये इस एलिमेंट का स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन हुआ है। Hence we can say that atomic spectra are the fingerprints of the element। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है ना वो हर एलिमेंट के फिंगरप्रिंट है। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से डिफरेंट है ना, और फिंगरप्रिंट से हम पहचान लेते हैं कि ये फ़लाँ शख्स है। बिल्कुल इसी तरह हम एलिमेंट्स के जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं उससे एलिमेंट्स को पहचान सकते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर उसने हमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम शो किए हुए हैं। पहला एलिमेंट उसने लिया हीलियम। अगर आप हीलियम देखें तो उसमें हमें ये स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है जिसमें रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू लाइंस हैं। नियोन के स्पेक्ट्रम में इस तरह की हमें ब्राइट लाइंस मिल रही हैं। तीसरा एलिमेंट है सोडियम, इसमें हमें येलो लाइंस मिल रही हैं सिर्फ, और मरकरी में हमें इस वेवलेंथ की रेडिएशंस की लाइंस ऑब्टेन हो रही हैं। तो हर एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अब ये जो स्पेक्ट्रम है ये हम हासिल कैसे करते हैं, उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट या एक डिवाइस चूज़ करते हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर, जिसके ज़रिए से हमें एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।